मैंने वहीं पे पार्टी मचाई हुई थी जिस यूनिट में वो काम करते हैं, मैं वहीं पे घूम फिर रहा था, वही वॉशरूम यूज कर रहा था जो वो लोग यूज करते हैं। मतलब कि आई कैन से कि आई एम एक्सपोज्ड टू कोरोना वायरस राइट नाउ। तो एंड रात को जब हम पैनिक कर रहे थे व्हेन आई वाज ट्राइंग टू लोकेट कि मैं कितना एक्सपोज्ड हूँ कितना नहीं हूँ, बिकॉज सामने वालों के रिश्तेदार आए थे, वो भी कोरोना के पेशेंट थे, उनको भी मैं मेडिकल यार मिल के गया था। मैं से पार्टी लाइफ मैंने मचाई हुई थी, मुझे तो कोई पता ही नहीं था कि इतना ज्यादा बैड सीन होगा। मैंने ऊपर से मास्क पहने हुए थे, मैंने ग्लव्स पहने हुए थे, आई वाज वेयरिंग माय क्या कहते हैं गॉगल्स एज वेल, सब कुछ पहन के गया था मैं। मगर एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज्ड कि आई हैव बीन इन कांटेक्ट विद पेशेंट्स जिनको कोरोना वायरस था, आई हैव बीन यूजिंग इक्विपमेंट ऑफ पीपल जिनको कोरोना वायरस था, आई हैव बीन स्टैंडिंग विद द एनेस्थेटिस्ट एंड अ वार्ड बॉय इन द ओटी जिसको कोरोना वायरस निकल गया है और जिसका कांटेक्ट है बाकी कोरोना वायरस वाले पेशेंट्स के साथ। सो आई रियलाइज कि जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है वक्त के साथ साथ, and everyone and anyone is getting exposed in all of this. ठीक है, तो just remember कि life is too short and you don't want to end up dying by leaving people with broken hearts. So start saying your sorries, because the thing is कि coronavirus का surge आएगा probably. It's going to start and it's going to expand in this month. May 26th tak is going to get very bad according to the statistics. And what you can do is ke, just make sure that you say sorry to the person you might have hurt. जिसको तुमने दुख पहुंचाया, जिसको तुमने मुश्किलात में डाला है, उन लोगों को सॉरी बोलो। कभी भी तुमसे कोई गलती हुई है तो सॉरी बोलो, क्योंकि अगर खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो गया तो मगफरत किस किस से मांगोगे, कहाँ से मांगोगे, और फिर क़यामत के दिन कोई माफ करेगा या नहीं करेगा, ये अलग मसला है। ठीक है, तो से योर सॉरी एंड गो फॉर इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हमने कल डिस्कस किया था कि माइटस स्टेनोसिस होता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट किस्म के मर्मर्स होते हैं, जिसमें हमने काफी सारे मर्मर्स डिस्कस किए थे। एओर्टिक स्टेनोसिस का क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो मर्मर डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि पैनसिस्टोलिक मर्मर किसमें होगा। पैनसिस्टोलिक मर्मर होता है आपका माइट्रल रिगर्ज, ट्राइकस्पिड रिगर्ज और वेंट्रिकुलर रिसेप्टर डिफेक्ट्स में। ठीक है, सो वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ मर्मर्स और हमने उनकी बेसिक्स बना दी थी कि मर्मर्स के अंदर होता क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, टर्बुलेंस की वजह से होती हैं। दीज वर द थिंग्स दैट वी लर्नड यस्टरडे। ठीक है, सो हमारी बेस बन गई थी और हमने माइटस स्टेनोसिस किया था। माइटस स्टेनोसिस का हमने ये याद किया था कि इट वुड बी अ प्रेग्नेंट वुमन जो खांसी करेगी। ठीक है, हमने कल माइटस स्टेनोसिस पढ़ा था ना? से यस इफ यू वी डिड इट, आई थिंक वी डिड इट। यस, हमने किया था माइटस स्टेनोसिस। हाँ, यस हमने किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो माइटस स्टेनोसिस में हमने ये डिसाइड किया था कि एक पेशेंट आएगा जिसकी लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट होगी, साथ में उसको एक्यूट पल्मोनरी एडीमा हुआ होगा, साथ में उस पेशेंट का एक और मसला ये होगा कि उसको हेमोप्टिसिस होगा और वो प्रेग्नेंट फीमेल हो सकती है। जो उसकी मर्मर है, इट्स गोइंग टू हैव एन ओपनिंग स्नैप और मिड डायस्टोलिक मर्मर होगा उसके अंदर। हमें पता है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मर्मर कौन सी होती है। सिस्टोलिक इस तेरे मेरे आसपास एंड डायस्टोलिक इज टसमस आर पार। ठीक है, तो वी नो दिस ऑल। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चनिंग भी करेंगे और हम इसके ऊपर पढ़ेंगे भी। पहले हमने माइटस स्टेनोसिस पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइटस स्टेनोसिस वाज अ डिजीज ऑफ एन ओपन वॉल्व, बट माइट्रल रिगर्जिटेशन इज अ डिजीज ऑफ ए क्लोज्ड वॉल्व, कि जो आपका वॉल्व है वो सही तरह बंद नहीं हो रहा और जो सारा ब्लड है उसके अंदर से आपके एट्रियम में जा रहा है। ठीक है, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक। लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये नॉर्मल माइट्रल वॉल्व है लेफ्ट साइड पे, और एक फ्लॉपी माइट्रल वॉल्व है जिसको हम माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स भी कहते हैं, जिसमें आपका माइट्रल वॉल्व की ऐसी डिजेनरेशन होती है, फॉर एग्जांपल मार्फन सिंड्रोम वगैरह में, कि वो पुश बैक करता है और फॉल कर जाता है लेफ्ट एट्रियम के चेंबर के अंदर व्हेन द सिस्टोली अराइजेस। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्लॉपी माइट्रल वॉल्व और माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। इट इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन, बट ऑल इन ऑल माइट्रल रिगर्जिटेशन में बेसिकली ब्लड इज बैक फ्लोइंग from the mitral valve into the atrium. अब जब एट्रियम में ज्यादा ब्लड जाएगा तो क्या होगा? एट्रियल एनलार्जमेंट हो जाएगी obviously. When the atria has more blood in it, atria enlargement कर जाएगा, and when the atrium has to push more blood into the ventricle, तो ventricle भी enlarge कर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, आगे चलते हैं। Let's see this. This is your basically mitral regurgitation. This is occurring in your heart. अब mitral valve पे कौन सी डिजीज थी जो बहुत ज्यादा कॉमनली अफेक्ट करती है? मुझे कोई बता दे। Anyone? रोमैटिक हार्ट डिजीज, वेरी गुड। माहिर अयूब ने बताया रोमैटिक हार्ट डिजीज है। जब भी रोमैटिक हार्ट डिजीज होगी तो आपका माइट्रल वॉल्व
होगा, उसमें फाइब्रोसिस होगी, उसमें क्या कहते हैं कैल्सिफिकेशन होगी, उसमें स्कारिंग होगी, जिसकी वजह से उसका फंक्शन ही खराब हो जाएगा. इट कैन लीड टू सिनोसिस, बट इट कैन आल्सो लीड टू माइट्रल रिगर्जिटेशन. ठीक है, तो माइट्रल रिगर्जिटेशन की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉजेज इज रूमेटिक हार्ट डिजीज. नाउ टेल मी कि माइट्रल रिगर्जिटेशन में इसमें से कौन सा मर्मर होगा? 1 2 3 4 है, ये 4 किस्म की तुम्हें मैंने मर्मर्स दिखा दिए हैं. व्हिच वन इज माइट्रल रिगर्जिटेशन इन ऑल ऑफ दीस? सिद्रा, मलिहा, वेरी गुड. हमना, इट इज आयशा मनान, होलोसिस्टोलिक मर्मर. पैन और होलोसिस्टोलिक मर्मर आपका हमेशा माइट्रल रिगर्ज में होता है, ट्राइकस्पिड रिगर्ज में होता है, और तीसरा किस में होता था? वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट में होता है. तो दिस इज अ होलोसिस्टोलिक मर्मर व्हिच इज अकरिंग लाइक दिस. ठीक है, अब जो इसके नीचे है, इसमें मर्मर बढ़ रहा है और मर्मर कम हो रहा है. दिस इज कॉल्ड अ क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर. जो सेकंड वाला है, ये जो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, ये क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर किस में होता है? कल पढ़ा था हमने. एओर्टिक स्टेनोसिस एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस. ज्यादातर एओर्टिक स्टेनोसिस में आता है, क्योंकि पल्मोनरी वाल्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके बारे में फिक्र मत करो. एओर्टिक स्टेनोसिस में और पल्मोनरी स्टेनोसिस दोनों में आता है इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, कहते हैं इसको. ठीक है, अब देखो, इन बाकी अर्ली सिस्टोलिक और लेट सिस्टोलिक को छोड़ देते हैं अभी के लिए. अभी हम डिस्कस करते हैं माइटर रिगर्ज के ऊपर. अब माइटर रिगर्ज हमने डिस्कस किया कि इट अकर्स बिकॉज ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज. कभी कभार इट इज आल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइट्रल वल्वोटमी एंड वेल्वुलोप्लास्टी. And it is also a consequence of mitral valve prolapse. मतलब कि mitral valve धक्का खा के इतना वो फ्लॉपी किस्म का mitral valve है, mitral valve prolapse में, कि जब भी सिस्टोली का प्रेशर उसके ऊपर पड़ेगा तो वो धक्का खा के एकदम से वो अंदर चला जाएगा आपके एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर. अब जब भी उसे धक्का पड़ेगा mitral valve के पूरे कस्प्स को और वो अंदर जाएगा लेफ्ट एट्रियम के, तो हमें सुनाई देगा एक चीज, इसे कहते हैं हम मिड सिस्टोलिक क्लिक. ठीक है, मिड सिस्टोलिक क्लिक ओनली अकर्स इन mitral valve prolapse. mitral regurgitation में तो आपका वो आ रहा था ना, पैन सिस्टोलिक मर्मर. अगर पैन सिस्टोलिक मर्मर के साथ साथ आपको एक मिड सिस्टोलिक क्लिक भी मिलता है, तो दैट इज योर mitral valve prolapse. मतलब कि वो ठक करके एक प्रेशर पे जाकर वो इन्वेजिनेट हो गया है आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर. ये पॉइंट समझ आ रहा है? से यस इफ यू अंडरस्टैंड. ठीक है, पीपल मुनैल भी कह रहे हैं कि इसको समझ आ रही है. वेरी गुड बुरहान, गुड. अमीन, गुड. बिस्मा, शाबाश, सबको समझ आ रही है. तो इट इज लाइक दिस. अभी जो क्लिक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वॉल्व है, वॉल्व के ऊपर प्रेशर पड़ा और वो फ्लॉपी वॉल्व है, तो उसमें आप सुन रहे हो, यस इट मूव्स बैक इनटू द एट्रियम. दैट इज ट्रू माहिना, यू इट मूव्स बैक टू द एट्रियम. अब इसमें क्या हो रहा है कि एकदम से ठक की आवाज आएगी यूं करके, और वो जो वॉल्व है ना एकदम से क्रक करके चला गया आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर. तो दैट इज कॉल्ड अ मिड सिस्टोलिक क्लिक, जो सिस्टली के बीच में होता है और वो mitral valve prolapse का साइन होता है. ठीक है, साथ में जो और mitral regurgitation की कॉजेज है उसमें एंडोकार्डाइटिस हो सकता है. एंडोकार्डाइटिस का हमें पता है कि एंडोकार्डियम को अफेक्ट करता है, तो mitral regurg भी करा सकता है. लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेटेशन में हो सकता है mitral regurg, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाती है, और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और हार्ट फेलियर में भी फंक्शनल mitral regurgitation हो सकती है. ठीक है, तो दीज आर द कॉजेज ऑफ योर mitral regurgitation. mitral regurgitation में होगा क्या? अब दो किस्म की होती हैं अभी. either it is going to be acute mitral regurgitation or it's going to be chronic. Acute हमने देखा कि एंडोकार्डाइटिस में होता है. Chronic can occur in myxomatous degeneration. बच्चा प्रेजेंट करेगा, छोटा बच्चा आएगा, उसको मार्फस सिंड्रोम है, उसको मिड सिस्टोलिक क्लिक है, वो mitral regurgitation के साथ आता है. अब now what is the difference between acute and chronic mitral regurgitation is the amount of time that your heart is getting to adapt to the condition that it is being presented with. ठीक है, क्रॉनिक में उसको अडेप्टेबिलिटी का टाइम मिल जाएगा, मगर अक्यूट में उससे अडेप्टेबिलिटी का टाइम नहीं मिलेगा. क्रॉनिक में डायलेटेशन होगी लेफ्ट एट्रियम की, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता होगा, सिम्टम्स नहीं आएंगे, क्रॉनिक ओवरलोड हो जाएगा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन में जा सकता है. पल्मोनरी एडीमा ये सब चीजें भी प्रेजेंट करेगा, लेकिन क्रॉनिक और लेट पल्मोनरी एडीमा में प्रेजेंट करेगा, लेट हार्ट फेलियर में प्रेजेंट करेगा. अक्यूट में क्या होगा कि एकदम से लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर रेस करेगा और मार्क्ड सिम्टोमेटिक डिटोरिएशन हो जाएगी. एक एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट आया है, उसको एकदम से स्ट्रॉन्ग किस्म का तुम्हें सुनाई दे रहा है कि उसको पैन सिस्टोलिक मर्मर हो गया है और साथ में से अक्यूट पल्मोनरी एडीमा हो गया. अक्यूट पल्मोनरी एडीमा, दैट इज योर अक्यूट mitral regurgitation, और वो एकदम से पल्मोनरी एडीमा में जाएगा. ठीक है,
अब हमने कल डिस्कस किया था माइट्रल स्टेनोसिस में अगर हमारा डायलेट करेगा लेफ्ट एट्रियम, जब लेफ्ट एट्रियम डायलेट करेगा और बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा, एट्रियल फिब्रिलेशन कॉज करेगा। माइट्रल स्टेनोसिस में भी एट्रियल फिब्रिलेशन होती है और पल्मोनरी एडीमा होता है, और आपके जो माइट्रल रीगर्ज है उसमें भी एट्रियल फिब्रिलेशन होती है और पल्मोनरी एडीमा होता है, बिकॉज द रीजन इज कि आपका लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज कर जाता है और वो बैकफ्लो प्रेशर भी शो करता है आपके लंग्स के ऊपर, और साथ साथ में उसका कंडक्शन सर्किट खराब हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, वही सारी बातें आज इनकी, ब्रेथलेसनेस, फटीग, एडिमा, एसाइटिस, पल्पिटेशन। अब जो इसमें प्रॉब्लम है ना, जब भी क्वेश्चन आता है, जो माइट्रल स्टेनोसिस का क्वेश्चन है उसमें वो बोलेगा कि इसको पेशेंट को फ्रॉक्टिस स्पुटम आ रहा था और साथ में हिमोप्टिसिस हो रहा था, लेकिन माइट्रल रीगर्ज में हिमोप्टिसिस वाले सिम्टम्स नहीं आएंगे और ना ही औरत जो है ना वो प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, उसमें कभी कभार प्रेग्नेंट वीमेन पे फोकस करते हैं माइट्रल स्टेनोसिस के ऊपर, लेकिन नहीं भी कर सकते, इट कैन आल्सो हैपन। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि माइट्रल रिगर्जिटेशन के साथ जो हो रहा है ना, इरेगुलर हार्ट बीट आ जाएगी एफएफ की वजह से, पल्मोनरी एडीमा की वजह से क्रेपिटेशंस फील होंगी, पल्मोनरी एडीमा होगा, पल्मोनरी एफ्यूजन होगी, क्रॉनिक है तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में जाएगा। तो वही सारे जो पूरा लूप बन रहा है ना, वो पूरा लूप बना लो और वही सारे सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, फटीग, एडीमा, एसाइटिस, ये सारे राइट साइडेड हार्ट फेलियर के कॉजेज हैं, और ना साथ में पल्मोनरी कंजेशन से ब्रेथलेसनेस हो जाएगी। लेकिन जो माइट्रल स्टेनोसिस है उसमें आपको ब्लड भी आएगा हेमोप्टिसिस के साथ। ठीक है, तो रिमेंबर दिस। अब द बिगेस्ट clue that UHS usually gives is a pansystolic murmur at the apex radiating to the axilla. ठीक है, this is the biggest clue that you're going to get in your question of mitral regurgitation. माइट्रल स्टेनोसिस में तो ये था ना कि ओपनिंग स्टैप थी और मिड डायस्टोलिक मर्मर था, इसमें पैनसिस्टोलिक मर्मर है, एपेक्स पे है और रेडिएट कर रहा है एक्सिला के अंदर। ठीक है, दिस इज व्हाट यूएचएस इज गोइंग टू टेस्ट यू ऑन, और यही क्वेश्चन देगा बार बार के मिड के ये वाला था क्या कहते हैं, पैनसिस्टोलिक मर्मर और एक्सिला में जा रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? जो पहले वाली स्लाइड थी क्लिनिकल फीचर्स तक से, यस? कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? नूर खालिद को समझ आ गई, नायरा गुड, ठीक है, आयशा, टसमस, आई लव द नेम टसमस ऑनेस्टली। अमीन तुम्हें समझ आ रही है? एनोनिमस लर्नर तुम्हें समझ आ रही है? Zaina is here with us, ठीक है। मिशाल दाऊद, if you're understanding, ठीक है। तो मोरलेस हमें चीजें समझ आ रही हैं। आई एम वेटिंग कि मिशाल दाऊद नहीं जवाब दे रही। मिशाल दाऊद किधर गायब है? ठीक है, आई लाइक टू हियर फ्रॉम यू मिशाल दाऊद, बता दे मुझे। आई थिंक शी इज नॉट हियर टुडे। चलो खैर, लेट्स गो ऑन। अब इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे? हमने इन्वेस्टिगेशंस याद की हुई हैं कि सब वेलवुलर हार्ट डिजीज में आपने कराना है डॉपलर इको, विच इज योर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ईसीजी एफएफ के लिए कराओगे, कैथराइजेशन तब कराते हो जब सर्जरी कराओगे। रिमेंबर दिस टेबल, इन टेबल की जो इन्वेस्टिगेशंस के नाम है ना, वो सब वेलवुलर हार्ट डिजीज में बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन इन सब के जो फाइंडिंग्स होगी वो डिफरेंट होंगी। जैसे कि आपकी माइट्रल रिगर्ज और माइट्रल स्टेनोसिस दोनों में आपको लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी मिलेगी, एफएफ मिलेगी ईसीजी के अंदर। चेस्ट एक्सरे में आपको इनलार्ज लेफ्ट एट्रियम माइट्रल स्टेनोसिस में मिलेगा, मगर आपको इनलार्ज लेफ्ट वेंट्रिकल मिलेगा और लेफ्ट एट्रियम दोनों इनलार्ज मिलेंगे माइट्रल रिगर्ज के अंदर। माइट्रल रिगर्ज में लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बस ये पॉइंट्स हैं, डायलेटेड लेफ्ट एट्रियम, ये सारा कुछ तुम्हें पता है। बस जस्ट राइट डाउन 5 ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशंस, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपकी डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैनेजमेंट में जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है ना, दैट इज योर माइट्रल वाल्व रिपेयर, उसको रिपेयर करा लो। बट यू कैन ऑल्सो गो फॉर योर मेडिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है? एफएब हो रहा है, पल्मोनरी एडीमा हो रहा है। एफएब होगा तो क्या देंगे? डायजॉक्सिन देंगे, रेट कंट्रोल करेंगे, एंटीकोगुलेंट्स देंगे, वार्फरिन देंगे ताकि क्लॉट्स ना बने। एफएब में आपने इस तरह कंट्रोल कर लिया। पल्मोनरी एडीमा को कंट्रोल करने के लिए डायूरेटिक्स दोगे, लैसिक्स दोगे, ताकि उसका वॉल्यूम ओवरलोड कम हो और उसके लंग्स में से पानी निकले। ठीक है, अब हम वेसोडायलेटर्स हाइपरटेंशन में क्यों दे रहे हैं? why do we give hypertension के अंदर vasodilators? The problem with mitral regurgitation is, now remember one thing, अभी थोड़ी conceptual बात है। ठीक है, conceptual बात इस तरह है कि अब मैं तुम्हें I'm going to turn on the video, I'm going to explain it to you. ठीक है, I hope you guys can see me. नजर आ रहा हूं मैं तुम लोग को?
हाँ ठीक है, मेरे बाल बहुत बुरे खराब हुए हैं। अब नाउ लुक एट दिस, ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, जो मेरा हाथ है, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल, तुम, ये मेरा हाथ है, the fist I'm making. This is the area which is going to my left atrium, and this is the area which is going to my systemic circulation. ठीक है, अब मेरे पास दो आउटफ्लो चैनल्स बन गए, क्योंकि यहाँ पे रिगर्जिटेशन हो रही है और यहाँ पे मेरा नॉर्मली फ्लो करके जा रहा है। अगर मेरा इस जगह का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, सिस्टेमिक वाली साइड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो what is going to happen is that my force that the ventricle is going to produce, it is going to prefer to go towards the regurgitation area, क्योंकि वहां पे उसे कम प्रेशर मिलेगा। ठीक है, regurgitation वाले एरिया में प्रेशर कम हो जाएगा, तो मोर प्रेशर, सो मोर ब्लड इज गोइंग टू बी पुश्ड इनटू द regurgitation एरिया, अगर मुझे सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हुई भी हुई। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ रहा है सबको? से यस इफ यू अंडरस्टैंड दिस। तो सो व्हेनेवर आई हैव सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, मेरा रिगर्जिटेशन का मरमर खराब हो जाएगा, और साथ में हाउ डू यू टर्न ऑफ द वीडियो, एक मिनट जरा वीडियो ऑफ करो इसको। अच्छा, तो जब व्हेनेवर आई हैव रिगर्जिटेशन, जब भी मेरे पेशेंट को रिगर्जिटेशन होगी, ठीक है, आई हैव टू मेक श्योर कि उसकी सिस्टेमिक हाइपरटेंशन को कम करूं, ताकि उसकी रिगर्जिटेशन ओवरऑल रिड्यूस हो जाए। तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना इन एनी रिगर्जिटेशन, अगर वो ट्राइकुस्पिड रिगर्जिटेशन है तो तुम्हें पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है उसमें। ठीक है, ताकि आउटफ्लो जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको कम से कम कर सको तुम। और इवन अगर उसके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर तुम देख रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम उसकी सिस्टेमिक हाइपरटेंशन को ट्रीट करो, जस्ट टू मेक श्योर कि प्रेशर जो है उसके आउटफ्लो चैनल का वो इतना कम हो कि दैट इट डज नॉट हैव टू गो टू द रिगर्जिटेशन एरिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ये थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट था, एंड आई होप कि तुम लोगों को समझ आ गया हो। सर्जिकल रिपेयर यूजफुल तब होता है जब आइसोलेटेड माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है, लेकिन अगर वेंट्रिकुलर डायलिटेशन भी हुई भी है तो इतना फायदा नहीं होता सर्जिकल रिपेयर करने का। ठीक है, तो अगर आइसोलेटेड है ना आपकी माइट्रल रिगर्जिटेशन, तो उसमें आप माइट्रल वाल्व रिपेयर कर लो, लेकिन अगर वेंट्रिकुलर डायलिटेशन है तो उसमें कभी कभार फायदा नहीं होता आपको करने का। ठीक है, आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दीस कॉन्सेप्ट्स, थोड़े से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी हमने माइट्रल स्टेनोसिस क्या, माइट्रल रिगर्जिटेशन क्या, अब हम माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स को कर रहे हैं। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स इज फ्लॉपी माइट्रल वाल्व, और इसको हम बार्लो सिंड्रोम भी कहते हैं। डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटी होती है, मिक्सोमेटस चेंज होती है, मार्फन सिंड्रोम की वजह से होता है। ठीक है, मिड सिस्टोलिक क्लिक हमें पता है क्यों आएगा, क्योंकि आपका जो वॉल्व है उसके कस्प्स अंदर की तरफ चले जाएंगे एट्रियम के अंदर, इट्स गोइंग टू गो इनटू द एट्रियम क्लिक करके। क्लिक वाज लाइक दिस, इस तरह क्लिक आएगा, आपको सुनाई देगा। ठीक है, साथ में इसमें पेन, पैल्पिटेशंस और पैनिक अटैक्स पेशेंट को बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में ये होता है कि आप इसका सर्जिकल रिपेयर कर लेते हो। ठीक है, और माइट्रल रिगर्ज की तरह इसको ट्रीट करते हो अगर माइट्रल रिगर्ज के साथ प्रेजेंट करें। तो हमारी माइट्रल वाल्व डिजीज खत्म होगी, जिसमें हमने डिस्कस किया था माइट्रल स्टेनोसिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन, दो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, नाउ आई वांट यू गाइस टू गो टू मेंटी 393037 पे जाएं। 393037 and answer this question. You have 1 minute to answer this question. 393037 पे जाएं, menti.com खोलें। These are not necessary, जिसमें इसमें से ना आज तुम्हारे क्वेश्चंस मैंने ज्यादा रखे ताकि तुम हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें और पुराने कॉन्सेप्ट्स को भी साथ में रिवाइज कर लें। ठीक है, तो मेंटी में जाएं, आंसर करना शुरू करें। क्यों नहीं कर रहे आप लोग आंसर? थ्री 393037 19 लोगों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। करते जाएं। अभी हमने 2 सवाल और करने हैं। 2 सवाल करने के बाद देन वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स aortic valve की डिजीजेस की तरफ चले जाएंगे फिर हम। I need 35 answers, then I'm going to show this to you. We have 28 answers till now. 29 करते जाएं 31 4 more question answers, then I'm going to do. Go for it.
32 पे फंस गए हो तुम लोग। चलो अब यहीं पे फंसना है तो फिर ठीक है, हम दिखा देते हैं आप लोगों को अभी आपके आंसर को। ठीक है, तो 33 लोगों ने अभी तक आंसर किया है एंड द आंसर इज लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एट द एपिक स्पीड। माइट्रल वॉल्व कहाँ पे होगा? हमने याद किया था निमोनिक एपी ताहिर मिनास, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप राइट टू द बॉटम लेफ्ट। एपी ताहिर मिनास, एपीटीएम, ठीक है। Aortic valve is yours right second intercostal space parasternal border. Pulmonary valve is left second intercostal space parasternal border. Your tricuspid valve is fourth intercostal space parasternal border left side पर. और your mitral valve is fifth intercostal space mid clavicular line apex speed की जगह पर, ठीक है। मिड क्लेविकुलर लाइन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे याद रखना, इट अकर्स वहां पर होता है। डू नॉट फॉरगेट दिस। जिसने गलत किए हैं सी और डी, जिसने सी और डी जिसने डी और ई किया है, बी केयरफुल, ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, यू शुड नॉट डू दिस रॉन्ग, ठीक है। मैं वापस आया मेंटी के ऊपर, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन ऑन यू, आई एम गोइंग टू चेंज द क्वेश्चन एंड यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चन नया वाला भी हम वो करते हैं, फिर वी आर गोइंग टू गो टू अनदर क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन करें अब। मैंने अगला क्वेश्चन लगा दिया है, 393037 पर ही है। जैसे ही 30 लोग होते हैं मैं उनके वो कर दूंगा, क्या कहते हैं, going to show it to you जैसे ही 30 लोग हो जाएंगे। थर्टी लोगों ने आंसर कर दिया है, वी गोइंग टू सी द आंसर्स। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हो गया हूँ यहाँ पर, चाहे बता दूं मैं आपको जरा, ठीक है। 32 लोगों ने आंसर किया है एंड ठीक है, यू से के एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज द आंसर, दैट इज ट्रू, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज द आंसर। अब मुझे जरा चैट बॉक्स में बताओ, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कौन सा वेलुलर लीजन कॉज करता था? हमने डिस्कस किया था रूमेटोलॉजी के अंदर। एओटिक व्हाट? स्टे एट होम। एओटिक व्हाट? एओटिक स्टेनोसिस कर रहा है, रिगर्जिटेशन कर रहा है, क्या कर रहा है? वेरी गुड, एओटिक रिगर्जिटेशन कराता है। आयशा मनान, स्टे एट होम, वेरी गुड। एओटिक इनसफिशिएंसी, एओटिक रिगर्जिटेशन इज इट अकर्स विद एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है ताकि तुम लोग रिवाइज कर सको कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एओटिक रिगर्ज होता है। mitral valve disorder इसमें लिखा है which one of the following will not result in mitral valve disorder। जिसने rheumatic heart disease किया है उसको तो मैं थप्पड़ मारूंगा अब। इतनी दफा मैंने बताया कि rheumatic heart disease बेस्ड, मुझे like literally rheumatic heart disease सबसे ज्यादा mitral valve को अफेक्ट करती है। RSD is not the answer। इंफाक्शन के अंदर आपके रप्चर हो जाते हैं, मायोकार्डियल इंफाक्शन के अंदर आपके रप्चर हो जाते हैं पेपररी मसल्स, तो माइट्रल वॉल्व डिजीज क्यों नहीं होगी? रप्चर ऑफ द पेपररी मसल्स जो उस वॉल्व को उठा के पकड़ के रख रहे हैं, अगर वो रप्चर हो जाएंगे तो माइट्रल वॉल्व डिसऑर्डर तो होगा। तो सेकंड इज आल्सो रॉन्ग। एट्रियल मिक्सोमा 4 लोगों ने किया है। एट्रियल मिक्सोमा का ये सीन है कि भाई करा सकता है ये माइट्रल वॉल्व डिसऑर्डर, क्योंकि अगर एट्रिया के अंदर एक मिक्सोमा पड़ा हुआ है और वो खिंचाव कर रहा है, एक माइट्रल वॉल्व को खींच के रख रहा है, तो ऑब्वियसली वो करा सकता है उसका माइट्रल वॉल्व डिसऑर्डर। तो द लीस्ट लाइकली थिंग टू कॉज माइट्रल वॉल्व डिसऑर्डर इन ऑल ऑफ दिस वाज एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। वो नहीं कराता। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन उसकी सारी एओटिक रिगर्जिटेशन की तरफ होती है, ठीक है। तो कीप योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, वी आर गोइंग टू गो फॉर एन अदर क्वेश्चन नाउ।
ठीक है, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, मेंटी पे जाएं और ये वाले सवाल, इस वाले सवाल का आंसर दें। इसके लास्ट सवाल, और फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एओर्टिक वॉल्व की डिजीजेस को। ये तुम्हारा जो ये वाला क्वेश्चन है ना, दिस इज योर पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, यूएचएस का क्वेश्चन है ये, जो अभी मैं दे रहा हूँ, जो अभी तुम लोग कर रहे हो इस वक्त। ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है। वी टू वेट, 20 लोगों ने आंसर कर दिया है, 23, 30 लोगों ने आंसर कर दिया। चलो अभी प्रेजेंट करते हैं, लेट्स शो इट टू यू गाइस, व्हाट हैव यू डन। The answer to this question was left atrial enlargement। इसका पेशेंट का मसला क्या है, इसको माइट्रल स्टेनोसिस हुआ है। प्रेग्नेंट वुमन, डिस्निया, कफ, हेमोप्टिसिस, तीनों चीजें उसके अंदर प्रेजेंट हैं। लाउड S1 है और मिड डायस्टोलिक मर्मर। अगर मैं इसमें ओपनिंग स्नैप भी करता था तो 100% ये पक्का हो जाता, लेकिन लाउड S1 क्यों होती है आपकी माइट्रल स्टेनोसिस में? क्योंकि वो जोर से जाके क्या कहते हैं, लगता है आपका जो वॉल्व है। ठीक है, तो जब जोर से बंद होता है तो फिर जब वो जोर से बंद होता है तो उसमें लाउड S1 आती है। मिड डायस्टोलिक मर्मर होती है, हमें पता है। ओपनिंग स्नैप होती है इसके अंदर। इसके अंदर लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट होगा। आपका जो माइट्रल रिगर्जिटेशन है उसमें एट्रियल और वेंट्रिकल एनलार्जमेंट दोनों होती है, मगर आपका जो माइट्रल स्टेनोसिस है उसके अंदर सिर्फ आपकी लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट होती है। बूट शेप्ड हार्ट आपकी कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस में होता है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज कौन सी थी? आई थिंक ये होता था वो जो टेट्रोलॉजी ऑफ फेरेट में होता है बूट शेप हार्ट आपका, तो दैट इज अ कंजेनिटल हार्ट डिजीज, टॉफ में होता है। ठीक है, प्रोमिनेंट एओर्टिक नकल किस में होता है? मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ये भी किसी उसमें होता था, क्या कहते हैं, जब कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा हो जाती थी ना एक सर्टेन एरिया पे जाके, ये भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, उसमें होता है। तो उसमें प्रोमिनेंट एओर्टिक नकल आ जाता है आपका, और वो डिपेंड करता है कि कोआक्टेशन किधर है। ठीक है, तो योर आंसर वाज लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, 26 पीपल सेड राइट, और बाकी लोगों ने गलत किया। प्लीज बी केयरफुल, गलत नहीं करना है, ये आपका पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर एट्रियल डिजीजेस, क्या कहते हैं दूसरी वाली डिजीजेस, क्या कहते हैं, एओर्टिक वॉल्व की डिजीज सकते हैं। एओर्टिक स्टेनोसिस पे आ जाते हैं अभी। एओर्टिक स्टेनोसिस इज बेसिकली एओर्टिक वॉल्व के एरिया का पतला हो जाना। ठीक है, दिस इज योर एओर्टिक स्टेनोसिस, इसमें आपका पतला हो गया है ओपनिंग को, और व्हेन द हार्ट इज गोइंग टू पुश थ्रू इट, तो कम ब्लड जाएगा आपके एओर्टिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, ब्लड दैट इज गोइंग टू गो इन योर एओर्टिक सिस्टम, दैट इज गोइंग टू बी लेस कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, द रेस्ट ऑफ द रेस्ट कंपेयर्ड टू अ नॉर्मल पर्सन। इसमें वजह क्या है? एओर्टिक स्टेनोसिस क्लासिफिकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इवन माइट्रल वॉल्व डिजीज, सॉरी, इवन ये रूमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से भी कर सकता है। ठीक है, तो एओर्टिक स्टेनोसिस में ये वाला प्रॉब्लम होता है। अब खुद सोचो कि एओर्टिक स्टेनोसिस में ब्लड कम जा रहा है। ठीक है, द ब्लड इज गोइंग टू गो लेस इन योर, क्या कहते हैं, होल सिस्टम। आपकी पेरिफेरी के अंदर भी ब्लड कम जा रहा है, आपकी हर जगह ब्लड कम जा रहा है, आपके दिमाग की तरफ ब्लड कम जा रहा है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन सेचुरेशन आपकी जो दिमाग की और जो आपकी ऑक्सीजन मिल रही है हेड, ब्रेन को और बाकी बॉडी को, वो कम हो जाएगी, और क्योंकि ब्लड ही कम मिल रहा है तो पेशेंट सिंकपी में जाएगा, एकदम से आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा और वो गिर जाएगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा उसका एओर्टिक वॉल्व में, प्रेशर एओर्टिक वॉल्व की वजह से इस प्रेशर इज नॉट बीइंग मेंटेन्ड, ब्लड प्रेशर कम जा रहा है उसके अंदर। ठीक है, सो ब्लड इज नॉट एबल टू रीच इट्स एक्सट्रीमिटीज, इज नॉट एबल टू रीच इट्स ब्रेन। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम होंगे। अब सोचो खुद ही इस बात को, अगर मैं यहाँ पे मैंने स्टेनोसिस कर दिया है, तो मेरा जो वेंट्रिकल है वो तो पुश कर करके पागल हो जाएगा। तो क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हो जाएगी, है ना?
लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट होगी तो इवेंचुअली आपका जो माइट्रल वॉल्व है वो भी फेल करना शुरू कर जाएगा, तो लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड पूल इन करना शुरू हो जाएगा, इवन आप इवेंचुअली आपका पल्मोनरी सर्किट इन्वॉल्व हो जाएगा, साथ में आपका राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो ये पूरा क्रॉनिकली सारा कुछ खराब करता चला जाएगा। मतलब कि एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस कैन इवेंचुअली लीड टू योर माइट्रल रिगर्जिटेशन एज वेल, और लेफ्ट एट्रियम की एनलार्जमेंट एंड देन पल्मोनरी सर्किट के अंदर एडिमा। लेकिन दीज आर नॉट द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स यू हैव टू बी वरीड अबाउट। तुम्हारे जो क्वेश्चन में प्रेजेंटिंग सिम्टम्स आएंगे ना, दे आर गोइंग टू बी ऑलवेज लाइक सिंकपी हो रही है पेशेंट को, ठीक है, उसका पल्स प्रेशर बहुत कम है, पल्स प्रेशर का डिस्टेंस बहुत कम है, एंजाइना हो रहा है, वेरी गुड, ब्रेथलेसनेस हो रही है, अभी हम डिस्कस करते हैं आगे। तो दीज आर द काइंड ऑफ सिम्टम्स दे आर गोइंग टू प्रेजेंट विद। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओपन ऐसा होता है, स्टेनोज्ड ऐसा होता है। नॉर्मल जो नॉर्मल वॉल्व है और जो एओर्टिक स्टेनोज वॉल्व है ना, उन दोनों के डिफरेंसेस देखो, दिस इज हाउ दे लुक लाइक, ठीक है। पर्सप्रेशन वाइडन होगा, जवाब जैदी आई डोंट थिंक सो कि पर्सप्रेशन वाइडन होगा। पर्सप्रेशन वाइडन आपका तब होता है जब आपको एओर्टिक रीगर्ज होता है। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में इज द मोस्ट कॉमन वेलर एब्नॉर्मेलिटी। आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो दिस इज हाउ इज गोइंग टू लुक लाइक। आपका वेंट्रिकल बड़ा होता जाएगा नैरो वॉल्व की वजह से। मुझे बताओ इसमें कौन सा वाला नंबर आएगा इसमें से, विच वन एओर्टिक स्टेनोसिस में तुम कौन सा नंबर देखोगे इन सब में? Which one do you think is going to be answered इसमें? ये कौन सा मर्मर है? इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है, और इसमें क्या क्या इसकी और क्या फीचर्स होते हैं इस मर्मर के? क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो, नॉट क्रिसेंडो ओनली, क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो, मतलब इट्स गोइंग टू राइज एंड देन इट्स गोइंग टू फॉल। Ejection systolic crescendo decrescendo murmur is your aortic stenosis. Very good. मुझे बता दो 3 causes of hollow systolic murmur, कोई भी बता दे। Mitral regurgitation, tricuspid regurgitation, ventral septal defect। इंशाल्लाह ताला यार तुम लोग बड़ा अच्छे मार्क्स लोगे, मैं दुआ भी करूंगा, और जो तुम लोग की प्रोग्रेस है ना, आई एम रियली हैप्पी विद दिस ऑल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब जो आपका एओर्टिक स्टेनोसिस होता है वो क्यों हो सकता है? पहली बात तो याद रखो कि आपका जो सेमिलुनर वॉल्व्स है ना, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स, दे आर ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, तीनों के 3-3 कस्प होते हैं। अगर कंजेनिटल बाइकस्पिड वॉल्व आ गया तो इन्फेंट में वो प्रेजेंट करेगा। वॉल्व कैल्सिफिकेशन होगी तो वो यंग एडल्ट्स और मिडिल एज के अंदर ज्यादा कॉमन होती है। डीजेनरेटिव एडल्ट्स में होती है, एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। और रोमैटिक हार्ट डिजीज तो आपके बच्चों में ऑलमोस्ट कॉमन होती है। रोमैटिक हार्ट डिजीज इज बेसिकली मोर प्रीडायरेक्शन टुवर्ड्स द माइट्रल वॉल्व, और माइट्रल वॉल्व के बाद सेकंड नंबर पे वो एओर्टिक वॉल्व को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ योर एओर्टिक स्टेनोसिस। आगे चलते हैं। अब सिम्टम्स क्या होंगे? मोस्ट कॉमन सिम्टम इज योर एंजाइना, क्योंकि आपके हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचता सही तरह से। ये सारी बातें होंगी, एक्सर्शनल सिंकपी होगी, सडन डेथ हो सकती है, एक्यूट पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, वही मैंने तुम्हें बताया था कि हो सकता है, सही है, सब कुछ हो सकता है। मगर आपको क्या देगा वो, व्हाट आर द सिम्टम्स इज गोइंग टू टेल यू इन योर क्वेश्चन। एंजाइना का बोलेगा मोस्ट कॉमन, ब्रेथलेसनेस और सिंकपी, मतलब कहेगा कि बंदा खड़ा खड़ा होता है, उसको एकदम आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, वो नीचे गिर जाता है, उसको बहुत ज्यादा सांस चढ़ता है, सांस चढ़ने की वजह क्या है? एक्यूट पल्मोनरी एडीमा। एंजाइना क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड जो एओर्टिक स्टेनोसिस के थ्रू निकल रहा है, स्टेनोज वॉल्व के थ्रू, वो कम निकल रहा है। जब वो कम निकलेगा तो आपके हार्ट को कम सप्लाई करेगा, तो वो पेशेंट एंजाइना में जाएगा, ठीक है। तो एंजाइना, ब्रेथलेसनेस और सिंकपी एक ट्रायड है जो मेजरली आपका एओर्टिक स्टेनोसिस के साथ प्रेजेंट करता है। साथ में हार्ट फेलियर में जाएगा, हेमोलिटिक एनीमिया में जाएगा, और सडन डेथ होगी। हेमोलिटिक एनीमिया क्यों होगा? क्योंकि जब स्टेनोज फॉलो होता है ना, और उसके थ्रू जब आपका ब्लड प्रेशर के साथ गुजरता है ना, तो उसमें आपके ब्लड सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तो ये शिस्टोसाइट्स बनाएंगे, छोटे छोटे शिस्टोसाइट्स बने हुए होंगे आपके पेरिफेरल फिल्म के अंदर, और ये हेमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है। साइना ने ऐड किया शिस्टोसाइट्स, वेरी गुड, वही आते हैं हार्ट फेलियर के अंदर साथ में, ठीक है। अब जो साइंस है उसमें क्या याद रखना है? साइंस के अंदर जो हमेशा वो देता है ना, दैट इज बेसिकली अ स्लो राइजिंग पल्स, आहिस्ता आहिस्ता राइज करेगी पल्स, ठीक है। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होगी, रेडिएट करेगी नेक में और कैरोटिड के अंदर, ठीक है। नेक में जाएगी, कैरोटिड के अंदर जाएगी। हमने याद किया था कि व्हेनेवर देयर इज क्या कहते हैं, रेडिएशन ऑफ एनी मर्मर, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द टर्बुलेंस दैट इट इज कॉजिंग,
ठीक है। तो इसकी सारी टर्बुलेंट ब्लड किस तरफ फ्लो कर रहा है, एओर्टा की तरफ फ्लो कर रहा है ना, तो अगर उसकी तुम ट्रेजेक्शन बनाओ तो दैट इज गोइंग टू लीड टुवर्ड्स योर नेक एंड द कैरोटिड, जो ट्रेजेक्टरी उसकी बन रही है। तो द रेडिएशन इज गोइंग टुवर्ड्स द नेक एंड द कैरोटिड, क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर होगा। पल्सेस पार्वस एट टार्डस इसे कहते हैं, पल्स वीक हो जाती है, स्लो राइजिंग होती है, और टार्डस का नाम मतलब मुझे भूल गया, पता नहीं कहीं लिखा हुआ था ये, पल्सस पार्वस एट टार्डस इसको कहते हैं हम, ठीक है। स्लो राइजिंग पल्स, वीक पल्स होती है, और इसके सारे मसले होते हैं ये, तो इसके याद रखना, ये सारी चीजें आपको दे सकता है क्वेश्चन के अंदर यूएचएस वाला, ठीक है। थ्रस्टिंग एपिक स्पीड भी हो सकती है आपकी, स्लो राइजिंग कैरोटिड पल्स याद रखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली। सो स्लो राइजिंग कैरोटिड पल्स, सही है। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर भी तुम्हें पता है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस क्या है, वही है, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, इको, डॉप्लर, कार्डियक कैथेटराइजेशन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, डॉप्लर इकोकार्डियोग्राफी। लेफ्ट वेंट्रिकल, अब क्या होगा कि ईसीजी में क्या नजर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, क्योंकि स्टेनोसिस हो रहा है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्ज कर जाएगा व्हेन इट हैज टू पुश थ्रू द एओर्टिक स्टेनोसिस। जब वो एनलार्ज करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी दिखाई देगी आपको ईसीजी में, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन नजर आएगी हाइपरट्रॉफी की वजह से। स्ट्रेन पैटर्न इन लैटरल लीड नजर आएगा, क्योंकि हार्ट स्ट्रेन में जा रहा है। स्ट्रेन पैटर्न में क्या होता है कि थोड़ी सी इस्कीमिया की सिम्टम्स नजर आ जाते हैं आपको लैटरल लीड्स के अंदर, तो वो लेफ्ट जो आपका साइड है ना उसके अंदर आपको स्ट्रेन पैटर्न नजर आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर है। से यस इफ यू अंडरस्टैंड एंड एवरीथिंग इज क्लियर। एओर्टिक स्टेनोसिस समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। गुड, परफेक्टली फाइन, हमें सब कुछ समझ आ रहा है, वी डूइंग वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब मैनेजमेंट क्या करनी है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर लोगे, एंटीकोगुलेशन दे दोगे, एफएब में अगर एफएब हो रही है तो साथ में तुम बाकी भी दे दोगे। एफएब की मुझे सही तरह से रीजन नहीं पड़ी, मगर मेरे ख्याल से प्रॉब्ली लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट ही हो जाती है इवेंचुअली, जिसमें एफएब कराता है, और वो क्रॉनिक भी होती है, ठीक है। तो एफएब की ट्रीटमेंट वही डाइजॉक्सिन दे दोगे, साथ में आप इसको वो दे दोगे, क्या कहते हैं, एंटीकोगुलेंट वार्फरिन दे दोगे। अगर सिम्टोमेटिक आप है ना पेशेंट और उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द साइज और रिगार्डलेस ऑफ द डिग्री ऑफ स्टेनोसिस, अगर वो सिम्टोमेटिक है तो तुमने उसकी ट्रीटमेंट करनी है, विच इज एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट, एवीआर इसे हम कहते हैं। नॉट, इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ओल्ड एज। कंजेनिटल एओर्टिक स्टेनोसिस में आप वाल्वुलोप्लास्टी कर लेते हो, कैल्सिफिकेशन वॉल्व्स में आप वाल्वुलोप्लास्टी नहीं करते। सर्जिकल एवीआर लो टू इंटरमीडिएट रिस्क में करते हो, और ट्रांसकैथेटर एवीआर तब करते हो जब सर्जिकल रिस्क होता है पेशेंट के अंदर। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरह पेशेंट प्रेजेंट करेगा एओर्टिक स्टेनोसिस का। एओर्टिक स्टेनोसिस की क्लासिक पिक्चर ये होगी ना कि एक पेशेंट आया, उसको सिंकपी के, उसको बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे, बाबा वो बेहोश था, साथ में उसकी पल्स स्लो राइजिंग थी, उसको एंजाइना के भी सिम्टम्स हो रहे हैं, वो ब्रेथलेसनेस भी आ रही है उसके अंदर, ठीक है, और उसके साथ में रोमैटिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री भी वो दे सकता है, ठीक है। तो दीज आर द क्लासिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ ए पेशेंट विद एओर्टिक स्टेनोसिस, सही है। एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर क्या था, क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो सिस्टोलिक मर्मर, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, ठीक है, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं, मेंटी पे जाएं, 225082, इस पे जाके इसको आंसर करें, 225082। थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन दूंगा मैं तुम लोग को। 225082 पे जाएं और इसको करें आंसर। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है आई नो, बट ये सवाल आ सकता है, तो आपको तैयार होना चाहिए इस तरह के सवालों के लिए। हम ग्रेड ऑफ नंबर में खोलने लगो साथ में, ताकि मैं इसको तुम्हें देख के भी एक्सप्लेन कर दूं साथ में।
थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, आई नो। ट्वेंटी सिक्स लोगों ने आंसर किया है इसका। थर्टी वन ने कर दिया है। चलो अब इसको प्रेजेंट करते हैं। हम्म 36 लोगों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, सो दिस इज योर आंसर व्हिच सेज के मेजॉरिटी तुम लोग को लगता है ग्रेड टू मर्मर है, व्हिच इज द राइट आंसर। इट इज अ ग्रेड टू मर्मर। ग्रेड टू मर्मर में बेसिकली, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना था, ठीक है। वॉट डिजीज को उसने क्वाइट बट इमीडिएटली ऑडिबल, a quiet but immediately audible। अगर वो immediately audible का अगर लिखता ना कि it is audible in ideal conditions, तो a quiet murmur immediate a quiet murmur which is audible in ideal conditions is basically a grade वन murmur। लेकिन ये तो immediately audible है, तो grade वन को निकाल दो, ठीक है, वहां से निकल गया वो grade वन। ग्रेड फोर और फाइव क्यों निकलते हैं? ग्रेड फोर इज अ लाउड मर्मर विद एसोसिएटेड थ्रिल। ग्रेड फोर में यहाँ पे किसी थ्रिल की बात नहीं हो रही। थ्रिल की बात आ जाए तो ग्रेड फोर पे भागना है फटाफट, ठीक है। और ग्रेड फाइव पे होता है वेरी वेरी लाउड मर्मर, मतलब कि वेरी लाउड मर्मर होता है और आराम से बहुत इजीली सुनाई देता है। इसमें दिखा हुआ है क्वाइट मर्मर। तो लाउड मर्मर की बात पे आपका फोर और फाइव निकल गया है, और वन इससे निकल गया क्योंकि इट इज नॉट, इट इज इमीडिएटली ऑडिबल। तो क्वेश्चन बेसिकली जो तुम लोगों ने कहा है कि 29 21 और जो 9 वाले लोग हैं जो 2 और 3 कर रहे हैं, द कंफ्यूजन इज बिटवीन वेदर इट इज 2 और 3। वन ऑफ द रीजंस जो मैंने 2 बोला है, इट इज अ क्वाइट मर्मर। इस बात को याद रखना, क्वाइट मर्मर यूजुअली 1 या 2 होते हैं। अगर क्वाइट मर्मर इजीली ऑडिबल है तो दैट इज 2, और अगर क्वाइट मर्मर इजीली ऑडिबल नहीं है तो दैट इज 1, ठीक है। तो इसका आंसर 2 होगा। अगर ये मर्मर क्वाइट ना होता और दिस मर्मर वाज लाइक प्रोबब्ली इट वाज लाइक अ मॉडरेट मर्मर, इस तरह का मर्मर होता तो देन आप 3 करते हैं इसको। तो अब दिस मर्मर स्पेसिफिकली इज 2 सेकंड ग्रेड का मर्मर है, ठीक है। ना इसमें थ्रेड है, ना ही ये लाउड है, ये क्वाइट है और ये इमीडिएटली ऑडिबल है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, आई नो, ये पास एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, मैं तुम्हारे सिर्फ नॉलेज के लिए डाला था। ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये दिस इज नॉट अ पास एग्जाम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें भैया। 225082, 225082 पे है। डू दिस क्वेश्चन। 225082 पे जाएं और इस क्वेश्चन का आंसर करें। 28 लोगों ने कर लिया, 2 लोग करें आंसर, फिर मैं इसको दिखाता हूँ तुम लोग को। 30 लोगों ने आंसर करते हैं, परफेक्ट। चलो लेट्स शो यू द आंसर। हाँ जी, तो इसका आंसर बेसिकली बनता है एओर्टिक स्टेनोसिस एंड माइटर रिगर्जिटेशन। सिस्टोलिक मर्मर की बात कर रहे हैं, इतनी दफा बताया, तेरे मेरे आसपास है। तेरे मेरे आसपास इसमें कौन सा बन रहा है? तेरे मेरे आसपास माइटर रिगर्जन एओर्टिक स्टेनोसिस ही बन रहा है ना, और कौन सा बन रहा है? ठीक है,
तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू दिस अकॉर्डिंग टू द निमोनिक. सिस्टोलिक मरमर आ तेरे मेरे आसपास, डायस्टोलिक मरमर आ टसमस आर पार. ठीक है. Mitral stenosis is a mid diastolic murmur और tricuspid stenosis is your basically a systolic murmur. नहीं diastolic murmur वो भी. वो दिखा रहे थे कुछ. हम अपना महा फातिमा कीप योर सेल्फ म्यूट. ठीक है. यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले अगर समझ नहीं आ रही. मेरे ख्याल से तो बहुत आसान सा सवाल था सिस्टोलिक मरमर वाला, तेरे मेरे आसपास. Any questions? No questions. Let's go to the next question. Keep your mic mute. आप बार बार डिस्टर्ब कर रही हो थोड़ा सा महम फातिमा. चलो अभी अगला क्वेश्चन करें आप. आज मैंने क्वेश्चंस इसलिए ज्यादा रखे थे ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि तुम लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो रही. इसकी मर्मर्स आते ही आपको प्रैक्टिस से हैं. क्वेश्चंस कर करके आप सीखते हो, वरना नहीं सीखते आप कभी भी. फंस गए ना. मैंने देखा, मुझे पता था फंसाऊंगा मैं तुम लोगों को यहाँ पे. ये क्वेश्चन डाला ही मैंने फंसाने के लिए था. ट्वेंटी टू लोगों ने कर लिया है. जैसे 30 होते हैं वी कैन शो दिस क्वेश्चन टू यू गाइस. फंस गए हो तुम इस क्वेश्चन में. आई कैन सी दैट क्लियरली. एक और एंड देन वी शेयर द स्क्रीन. चलो भाई, हो गया पूरे. 30 लोगों ने कर लिया. इसका आंसर था नैरोड. इसका आंसर था नैरोड पर्स प्रेशर गाइस. नैरो हो जाता है पर्स प्रेशर. कोलैप्सिंग पर्स इज अ फीचर ऑफ एओटिक रीगर्जिटेशन. ठीक है. तो डू नॉट कंफ्यूज दिस विद एओटिक स्टेनोसिस. और हाइपरटेंशन तो होती ही ना एओटिक स्टेनोसिस में. एओटिक स्टेनोसिस में तो आपका ब्लड जा ही नहीं रहा आपकी बॉडी में, क्योंकि स्टेनोस हुआ है. तो हाइपरटेंशन कैसे हो सकती? नहीं हो सकती. एओटिक स्टेनोसिस का मरमर कौन सा था? तेरे मेरे आसपास ना. तो डायस्टोलिक मरमर कैसे हो गया? सिस्टोलिक मरमर है ये. डायस्टोलिक किसने किया है? बाउंडिंग पल्सेस तब होती हैं जब एओटिक रिगर्जिटेशन होती है. एओटिक रिगर्जिटेशन के फीचर्स हैं बाउंडिंग पल्सेस. बाउंडिंग पल्सेस एंड कोलैप्सिंग पल्सेस आर फीचर्स ऑफ एओटिक रिगर्जिटेशन. वो हम आगे डिस्कस करते हैं. इसका नैरोड प्रेशर पल्स प्रेशर आंसर था, जो 17 लोगों ने किया आंसर. सही है. कोलैप्सिंग पल्स, do not confuse collapsing pulse with a slow rising pulse. स्लो राइजिंग पल्स वो होती है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है. कोलैप्सिंग पल्स होती है जो बहुत ज्यादा ऊपर जाती है और एकदम से नीचे गिरती है. ठीक है. these are two different kind of pulses. स्लो राइजिंग पल्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, और जो कोलैप्सिंग पल्स है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाती है और एकदम नीचे गिर जाती है. ठीक है. अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, तुम लोगों को ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो इसका आंसर था नैरोड पल्स प्रेशर. ये तुम्हारा पास एग्जाम क्वेश्चन है वैसे. चलो अभी आगे चले. अब हम आखिरी वाला करेंगे अपना, विच इज एओटिक रीगर्ज. हमारे पास इस क्लास के अराउंड रह गए हैं 10 मिनट पूरे. 10 मिनट में हो जाएगा आराम से. बाउंडिंग पल्स अभी बताता हूँ मरियम. अभी हम एओटिक रिगर्जिटेशन करेंगे तो मैं तुम्हें बाउंडिंग पल्स बहुत अच्छी समझाएंगे. अभी मैं तुम्हें बताता हूँ एओटिक रिगर्जिटेशन. एओटिक स्टेनोसिस में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछते हैं. इफ यू अंडरस्टैंड सही है, हम आगे चले. सही है. इफ यू वांट टू गो आगे. ठीक है. चलो हम आगे चलते हैं.
अब एओर्टिक रिगर्जिटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एओर्टिक रिगर्जिटेशन के बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं इसको बाकी डिजीजेस से, ठीक है। अब देखो एओर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या हो रहा है कि आपका एओर्टिक वॉल्व बंद नहीं हो रहा अब टाइम पर, और सारा जो ब्लड है वो वापस वेंट्रिकल में गिर रहा है ना, ये हो रहा है ना। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जैसे ही आपका हार्ट सिस्टली में जाएगा उसने सारा ब्लड निकाल लिया एंड देन इट वेंट इनटू डायस्टली। तो वो जो सारा ब्लड था आपका एओर्टिक सर्किट के अंदर और जो सिस्टेमिक सर्किट के अंदर, वो सारा ब्लड आपके एओर्टिक रिगर्जिटेशन वाले वाल्व से वापस आपके वेंट्रिकल में आके गिरेगा। इट्स गोइंग टू कम बैक। तो इवेंचुअली आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि आपके बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा डायस्टोलिक के अंदर, और फिर क्या होगा कि सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा और डायस्टोलिक प्रेशर गिर जाएगा क्योंकि डायस्टोलिक में सारा ब्लड तो वो वापस सिस्टेमिक चैनल से होता होता आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में गिर जाता है, ठीक है। सो ऑल द ब्लड विच इज इन योर सिस्टेमिक चैनल, जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो सारा का सारा ब्लड रीगर्ज करके आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में गिर जाता है, तो डायस्टोलिक प्रेशर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा और डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाएगा। सिस्टोलिक प्रेशर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी कह रही कि मुझे तो खून मिल नहीं रहा, आई एम नॉट गेटिंग माय ब्लड, बिकॉज सारा ब्लड तो डायस्टोली में वापस आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। So the body is going to say, okay, why don't you, what is wrong with your heart? Why don't you start pumping more strongly? So the heart is going to increase its cardiac output. It's going to increase its ventricular contraction, and eventually उसकी जो stroke output है वो increase करेगी। तो systolic pressure बहुत ज्यादा हो जाएगा और diastolic pressure बहुत कम हो जाएगा। समझ आ रही है ये concept? Do you understand this concept? Say yes. कोई मसला है इस concept में तो मुझसे पूछ लें। अब खुद सोचो, अगर उसका सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ गया है और सिस्टोलिक प्रेशर उसका हार्ट बहुत जोर से पंप कर रहा है, तो उसके सारे जो पेरिफेरल पल्सेस हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी। स्ट्रोक वॉल्यूम जो बढ़ रहा है ना, तो प्रोमिनेंट जब होंगी पल्सेस उनको हम कहेंगे बाउंडिंग पल्सेस, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट के वो सारा जो डायस्टली में वो सारा एकदम से ब्लड वापस आके वेंट्रिकल में गिर जाता है क्योंकि एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सिस्टली में एकदम से प्रेशर बहुत हाई होगा और जैसे ही वो डायस्टली में जाएगा तो एकदम से उसका प्रेशर कोलैप्स कर जाएगा। तो तुम हार्ट बीट को ऐसा फील करोगे कि कोलैप्सिंग पल्स मिलेगी, ठीक है। कोलैप्सिंग पल्स करने का एक तरीका होता है, आप हाथ को पकड़ते हो पहले ऑन द बेड साइड और फिर एकदम से उसको ऊपर करते हो ना, तो एकदम से वो कोलैप्स करती है पल्स। व्हेन यू एलिवेट योर द हैंड ऑफ द पेशेंट व्हाइल एग्जामिनिंग हिज रेडियल आर्टरी या फिर ब्रेकियल आर्टरी, तो वो एकदम से कोलैप्स कर जाती है पल्स। तो this occurs in aortic regurgitation, collapsing pulse, bounding pulse, raised stroke of volume और ये सब कुछ, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल हम कर रहे हैं। रिगर्जिटेशन क्या करेगी, डिक्रीज सिस्टेमिक ब्लड, उससे क्या होगा, वो कहेगा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करो टू मेंटेन द डिमांड, स्ट्रोक वॉल्यूम रेज हो जाएगा, जो सारी मेजर आर्टरीज है वो पल्सेटाइल हो जाएंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल इवेंचुअली फेल कर जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, ठीक है। प्रेशराइज करेगा, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज करेगा और साथ में इवेंचुअली पल्मोनरी एडीमा होगा। पल्मोनरी एडीमा होगा तो राइट साइड हार्ट फेलियर में चला जाएगा। तो वही चैनल बन रहा है, वो सारा कुछ आपकी पूरी जो आपकी राइट लेफ्ट साइड है ना वो खराब करती करती आपके लंग्स को खराब करेगी और इवेंचुअली आपके राइट साइड हार्ट फेलियर में चला जाएगा पेशेंट, ठीक है। ये पूरा एक लिंक बनता है और एक चैनल बनता है। जाइना वेरी गुड वाटर हैमर पल्स है, अभी हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। वाटर हैमर पल्स का मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। पैथोजेनेसिस एटियोलॉजी में क्या होता है, कंजेनिटल बाइकस्पिड हो सकता है, अगर सेमिनल तो ऐसे ट्राइकस्पिड होता है ना, अगर ये बाइकस्पिड हो गया। एक्वायर्ड में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, रूमेटिक हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, एओर्टिक डाइसेक्शन, सिफिलिस एंड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये भी हमने डिस्कस किया था, इसको भूलना नहीं है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एओर्टिक रिगर्जिटेशन कराता है बिकॉज इट इज अ कंजेनिटल प्रॉब्लम विद इट। सिफिलिस भी कराता है, सिफिलिस और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की हिस्ट्री दी हुई है ना, तो you have to go for your aortic regurg, and aortic dissection की भी दी हुई है तो you have to go for your aortic regurg। हाइपरटेंशन से क्या होता है कि जितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, प्रेशर की वजह से इवेंचुअली क्या होता है कि आपका एओर्टिक वॉल्व खराब हो जाता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज उसको डायरेक्टली डैमेज करती है, इन्फेक्टिव एंडोस को डायरेक्टली डैमेज करती है, ठीक है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ योर एओर्टिक रिगर्जिटेशन। अक्यूट क्या होगा और क्रॉनिक में क्या होगा। अक्यूट में पल्मोनरी एडीमा, हाइपोटेंशन और कार्डियोजेनिक शॉक में जाएगा, ठीक है। और क्रॉनिक में एसिम्प्टोमेटिक रहेगा जब तक अनटिल उस हार्ट फेलियर डेवलप्स, अंकल नहीं, अनटिल हार्ट फेलियर डेवलप्स।
जब तक उसका हार्ट फेलियर डेवलप नहीं करता तब तक वो एसिम्प्टोमेटिक ही रहेगा। ठीक है, तो सिम्टम्स वेरी अकॉर्डिंग टू वेदर इट इज अक्यूट और वेदर इट इज क्रॉनिक। एंड में वो पूरे पल्मोनरी सर्किट को ही जाके तबाह कर रहा है घूम फिर के। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी वाली मर्मर है? ये अर्ली डायस्टोलिक मर्मर है इसकी, एओर्टिक रीगर्ज की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तुम लोगों को बड़ी हेल्प करेगी। ये क्योंकि पीड्स में भी तुम्हें हेल्प करेगी और ये हर जगह तुम्हें हेल्प करेगी ये वाली स्लाइड। ठीक है, तो अर्ली डायस्टोलिक डीक्रेसेंडो मर्मर है। देखो मर्मर गिर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। दिस इज योर एओर्टिक रिगर्जिटेशन। डीक्रेसेंडो मर्मर कहते हैं हम इसको। ठीक है, अर्ली डायस्टोलिक डीक्रेसेंडो मर्मर। मिड डायस्टोलिक आपका मर्मर होता है माइट्रस स्टेनोसिस में होता है। ठीक है, और आपका ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में होता है। ये आपको सब कुछ पता है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन में अर्ली डायस्टोलिक मर्मर डीक्रेसेंडो मर्मर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर ये याद कर लोगे ना तो तुम्हारे इतने ज्यादा एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे, पीड्स में भी हो जाएंगे क्लियर और यहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे मेडिसिन के अंदर। एटलीस्ट एक या दो एमसीक्यूज हमेशा आते हैं इन मर्मर्स के अंदर से। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज। इसी में से आ जाएंगे, पता है, इसी स्लाइड में से एक दो एमसीक्यूज आ जाएंगे तुम्हारे फाइनल ईयर के अंदर। साइंस में क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है आपकी, तो आपका एपिक स्पीड डिस्प्लेस हो जाता है, साइड की तरफ जाता है, लैटरली डिस्प्लेस होता है, हीविंग होता है और फोर्सफुल एपिक स्पीड होता है। ठीक है, ये डिस्प्लेस, हीविंग और फोर्सफुल एपिक स्पीड आपका एओर्टिक स्टेनोसिस में भी हो सकता है। पर्स क्या होगी? लार्ज वॉल्यूम होगी और कोलैप्सिंग पर्स होगी। ये हमें पता है क्यों होगी, हमने डिस्कस कर चुके हैं। कोलैप्स इसलिए करती है क्योंकि सारा डायस्टोली में ब्लड आपका वेंट्रिकल में आ जाता है। मर्मर अर्ली डायस्टोलिक डिक्रेसेंडो मर्मर होगा। ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर होता है। ये मिड डायस्टोलिक मर्मर एपिक्स के अंदर होता है और ये सवेयर एओर्टिक रिगर्जिटेशन में होता है। ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर का जो क्वेश्चन था ये बैच 41 के एमसीक्यूज में आया था। क्या कहते हैं, जो हमसे पिछली ईयर थी उनके जो मेडिसिन के सवाल थे उसमें ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर भी आया था और कैरिकूम्स मर्मर भी आया था। कैरिकूम्स मर्मर किस में होता था मुझे बताओ जरा, किस डिजीज में था? रूमेटिक हार्ट डिजीज, वेरी गुड, आरएचडी में होता है। कैरिकूम्स मर्मर इज इन रूमेटिक हार्ट डिजीज। और जो ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर है दैट अकर्स इन योर एओर्टिक रिगर्जिटेशन। ठीक है, पल्स प्रेशर वाइडन हो जाएगा एलिवेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से, और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो बहुत जल्दी से फॉल करता है जिसकी वजह से आपका पल्स प्रेशर वाइडन हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ आ रही है यहाँ तक, एंड यू ऑल अंडरस्टैंड। अब ये देखो, मैं तुम्हें सारे साइंस बताऊंगा। दीज आर ऑल द साइंस व्हिच आर गोइंग टू अकर इन योर क्या कहते हैं, एओर्टिक रिगर्जिटेशन। ये एक फजूल सा निमोनिक सी पिक्चर है, मैंने खुद तो याद नहीं की, अगर तुमने से किसी ने याद करनी तो कर लो। इसमें से जो इंपॉर्टेंट वाले वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं इन सब साइंस के। सारे साइंस आपके एओर्टिक रिगर्जिटेशन में आते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से बेसिकली आ रहे हैं आपके सारे साइंस। अब हम आते हैं वाटर हैमर पर्स के ऊपर। जब भी आप हाथ लगाओगे ना पर्स को तो एकदम से राइज करेगी और नीचे गिर जाएगी, खासतौर पे जब आप पेशेंट के हाथ को एलिवेट करोगे। नॉर्मल पर्स पे देखो और वाटर हैमर पर्स में देखो कितना फर्क है। ठीक है, दिस इज अ कोलैप्सिंग पर्स, इसको हम वाटर हैमर पर्स कहेंगे। और इसकी वजह क्या है? नंबर वन, एक तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया है, और नंबर टू, डायस्टोली में बिल्कुल प्रेशर नीचे गिर जाता है क्योंकि सारा ब्लड रिगर्ज वाले वॉल्व के थ्रू सारा वेंट्रिकल में चला जाता है, तो डायस्टोली में प्रेशर ही नहीं रहता आपका। तो दिस इज योर वाटर हैमर पर्स। This is how your pulse is going to be like sudden rise and sudden fall. ड्रॉजियस साइन क्या होता है? पिस्टल शॉट फेमरल भी से कहते हैं। फेमरल आर्टरी गोली की तरह आपको पल्सेट करती हुई नजर आती है। अगर आप पेशेंट को एक्सपोज करो ना तो आपको उसकी फेमरल आर्टरी पल्सेट करती हुई नजर भी आ रही होगी सामने। इसको हम ड्रॉजियस साइन कहते हैं, फेमरल आर्टरी के अंदर ही होता है। ठीक है, पिस्टल शॉट फेमरल भी कहते हैं इसको। बहुत ज्यादा पल्सेट करती हुई फेमरल आर्टरी नजर आएगी आपको पेशेंट के अंदर। ठीक है, चलेंगे। डीमोसेट साइन क्या होता है कि हेड नॉडिंग हो रही होती है, साथ साथ सर हिलता है जोर जोर से, क्योंकि वो जो आपकी होती है ना, क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल आर्टरीज और ये सारी जो होती हैं, इनमें जाके जब वो जोर का झटका मारती है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम, रेज स्ट्रोक वॉल्यूम, तो आपका सर एकदम से हिलता है, तो हेड नॉडिंग होगी साथ साथ हर बीट के साथ। दिस इज कॉल्ड डीमोसेट साइन। जो मुलर साइन है, आपका यूविला हर पल्स के साथ हिलना शुरू कर देता है, पल्सेटिंग यूविला होगा। मतलब यू आर गोइंग टू सी योर यूविला इज गोइंग टू पल्सेट।
क्लास के बाद रुकना, जैसे जैसे रुकना मैं उनको दिखाऊंगा पल्सेटिंग यूविलास। मेरे पास कुछ GIFs पड़े हुए हैं, मैं शो करूंगा तुम लोगों को। रुक जाना व्हेन वी फिनिश दिस क्लास, तो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट हैपेंस। ये GIF यहाँ पे चल नहीं रहा, इसको मैं दिखाऊंगा। मुलर साइन इसमें ना पूरा यूविला पल्सेट कर रहा होता है आपका बुरे तरीके से। बल्कि क्लास के बाद रुकना मत, मैं तुम्हारे मेडिसिन का जो वो है ना क्या कहते हैं ग्रुप, उसके अंदर सारे साइंस भेज दूंगा वीडियो बना के उनकी। ठीक है, ज्यादा आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए, ताकि याद भी रहे और तुम लोग के वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी पक्की पक्की। क्विंकिस प्लस मोलर साइन पता लग गया, डीमोसेट साइन पता लग गया, ड्रॉर्जियस पता लग गया, वाटर हैमर प्लस पता लग गया। अब क्विंकिस साइन है, इसमें पल्सेटिंग नेल बेड होता है। ये जो येलो येलो बना हुआ है ना आपका एरिया, ये बार बार रेड होगा और पल्सेट करेगा आपका पूरा नेल बेड। इट्स अ पल्सेटिंग नेल बेड। नेल बेड पल्सेट तब करता है जब स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत ज्यादा रेज्ड हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्विंकीज पल्स। क्विंकिस पल्स कर लिया, डीमोसेट साइन कर लिया, मुलर साइंस कर लिया, वाटर हैमर प्लस कर दिया, डॉर्जाई साइन कर लिया, और हमने पिस्टल शॉट फेमरल कर लिया। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें होता है एओटिक रिगर्ज में। ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। एओटिक रिगर्ज का मर्मर कौन सा होता है, मुझे जरा बताओ, कोई बता दे। एओटिक रिगर्ज का मर्मर के बारे में, अर्ली डायस्टोलिक, और उसके बारे में क्या होगा? अर्ली डायस्टोलिक डिक्रिसेंडो मर्मर, वेरी गुड। अर्ली डायस्टोलिक डिक्रिसेंडो मर्मर, ठीक है, शाबाश। इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वही है, डॉक्टर इको। बाकी तुम वही सारे चेक करा, ECG, चेस्ट एक्सरे, इको, कार्डियक कैथेटराइजेशन करा लोगे, वही सब कुछ है। नथिंग इंपॉर्टेंट इसमें डॉक्टर ने लिखा, लेकिन डॉक्टर आप कराते हो। डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, हाइपरडायनामिक लेफ्ट वेंट्रिकल होगा इको के अंदर। चेस्ट एक्सरे में कार्डियक डायलिटेशन नजर आ जाएगी, एओटिक डायलिटेशन भी हो सकती है। तो ये सारे पढ़ लेना सारी बातें, ठीक है। हमेशा याद रखो, ये कार्डियक कैथेटराइजेशन आप कराते हो प्रेशर्स को मेजर करने के लिए, और आपका कोई मकसद नहीं होता कार्डियक कैथेटराइजेशन कराने का। सो दिस इज योर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एओटिक रिगर्जिटेशन। आगे चलते हैं, मैनेजमेंट एसिम्प्टोमेटिक और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करोगे। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना जरूरी है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम उसका हाई हुआ है। टस्मस, आपका कोई सवाल है, आपने हैंड आपने रेज किया हुआ है तो पूछ लिया अपना सवाल टस्मस। एसिम्प्टोमेटिक में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करोगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर को इसलिए जरूरी नहीं, इसको याद मत करो, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन कर दोगे, डायूरेटिक्स दे दोगे, और इको करा लोगे पेशेंट की बार बार। AVR जो है, एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, दैट इज अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में करते हैं। और अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, साथ में उसकी EF लेस देन 55% है, या लेफ्ट वेंट्रिकल का डायमीटर ग्रेटर देन 55 मिलीमीटर है, तो तब आपने उसकी एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट करनी है। वरना आप उसको एसिम्प्टोमेटिकली ट्रीट करो और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करो, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो एस इनहिबिटर से, सॉल्ट रिडक्शन करो, डायूरेटिक्स तो इकोकार्डियोग्राफी कराओ बार बार, ये सब कुछ करो। डायूरेटिक्स क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो जा सकता है आपके पल्मोनरी एडिमा में। सॉल्ट रिडक्शन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो, एस इनहिबिटर्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो, इको तुम उसकी प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज को देखने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब कुछ करा लोगे। आखिरी सवाल है मेंटी का, ये मेंटी का सवाल करें, देन यू आर फ्री टू गो। 456326 ये और पास एग्जाम क्वेश्चन है ये। 456326 पे जाएं, ये सवाल करें, एंड यू आर फ्री टू गो आफ्टर दैट। ठीक है, एनोनिमस टनल मैं कर दूंगा, इसके फौरन बाद में ड्राइव पे अपलोड हमेशा ही करता हूँ, तो अभी आज भी कर दूंगा। गाइस आई थिंक हम क्वेश्चन ना थोड़ा अभी डिस्कस करना शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया है। थिंग इज कि मैंने क्वेश्चन कॉपी करते हुए गलत कर दिया है, और मैं ना तुम लोग को दिखाई देता हूँ अभी ऑलरेडी।
थिंक इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है। आई एम गोइंग टू सी यूएचएस के क्वेश्चंस जाके फिर से। आई थिंक मैंने यहाँ पे गलती कर दी है कोई। सिंकपी इज अ फीचर ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस, ठीक है। एओर्टिक स्टेनोसिस में आपकी सिंकपी होती है। अब इसमें मेरे ख्याल से इसका आंसर था प्रोबेबली चेस्ट पेन। आई हैव टू गो लुक एट दिस अगेन। पता नहीं मैंने पेशेंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद एओर्टिक रिगर्जिटेशन। आमतौर पे चेस्ट पेन में आप कराते हो, सिंकपी तो होती नहीं है एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर। एओर्टिक रिगर्ज में आपको चेस्ट पेन के अगर सिम्टम्स है ना तब कराते हो। हम इस वाले क्वेश्चन को कल सुबह डिस्कस करेंगे। कल हम जब करेंगे ना क्लास अगली, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन को पहले मुझे याद करा देना। मुझे लगता है क्वेश्चन जो मैंने उठाया है ना जहां से, आई नीड टू रीचेक दिस क्वेश्चन। मुझे गलत लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। यू आर ऑल फ्री टू गो। आई होप यू एंजॉयड टुडे। क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए हैं तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए। आई होप कि तुम लोग को समझ आया हो आज का लेक्चर। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये मुझे गलत लग रहा है, दिस इज नॉट ओके। इसको मैं जाके रीचेक करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर फ्री टू आस्क, फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस। हमारी क्लास लंबी भी होगी है आज, हम गए हैं 47 तक। Why do we have early diastolic, systolic and Austin Flint murmur in aortic regurgitation? I'll have to open my book for this. Aortic regurgitation तेरे मेरे आसपास उसको तो diastolic murmur होता है ना? इतना मुश्किल सवाल पूछ रही है मुझसे। Why will squatting not increase the murmur of mitral regurgitation? ये स्क्वाटिंग वाला जो सारा कॉन्सेप्ट है, नहीं मैंने अभी तक रिवाइज ही नहीं किया। स्क्वाटिंग और वेल्सेल्वा वाला ये कभी कभार ये आता भी नहीं है। तुम्हारी पता है सिर्फ कैप्टन के अंदर ही सारी बातें लिखी हुई है, ना ये डेविडसन के अंदर लिखा हुआ है ना कुछ लिखा हुआ है। तो ये मैंने रिवाइज नहीं किया। बस स्क्वाटिंग वाला ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, ये आमतौर पे ये जस्ट पूछता भी नहीं है। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा भी नहीं इसको, ठीक है। मैं नूर खालिद का क्वेश्चन को जरा देखता हूँ। आई एम गोइंग टू गो एंड ओपन माय बुक्स ऑन दिस। इसका मुझे आंसर आता तो है मगर आई डोंट वांट टू आंसर समथिंग रॉन्ग। So let's just open the book and see the answer for this question जो नूर खालिद ने मुझसे पूछा है। मैं कल तुम्हें समझा दूंगा सिद्रा सारे स्क्वाटिंग और वेल्सेल्वा वाले ना, कल मैं पढ़ के आऊंगा ताकि मैं तुम्हें स्क्वाटिंग और वेल्सेल्वा वाली जो सारी बातें ना वो समझा सकूं।